मैं थोड़ा सा सामान्य परिचर्या जो आपने बताई है उसके बारे में थोड़ा सा और आपसे पूछना चाहती हूँ। गर्भवती की सामान्य परिचर्या मैडम। जी जी, सामान्य परिचर्या। जी सामान्य परिचर्या में आयुर्वेद में पहले 3 महीने तक सिर्फ दूध लेने के लिए कहा गया है। जितना भी उसकी पाचन शक्ति है, जितना वो डाइजेस्ट कर सकती है, उस जी अमाउंट में वो दूध ले। दूध में चाहे तो कोई मधुर द्रव्य यानी कि शर्करा, जो शक्कर कहा गया है, मिश्री कहा गया है, शतपुष्पा, कुछ मेडिसिन भी हैं जिनको यष्टि मधु मिला सकती है, मुनक्का मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकती है। तो जितना वो कंज्यूम कर सकती है मिल्क लेने के लिए एडवाइस किया गया है पहले 3 महीने में। क्योंकि मैक्सिमम महिलाएं उस समय पहले 3 महीने में सबको नौजिया वोमिटिंग होता रहता है और जी खाना नहीं खा पाती हैं। और मिल्क को एक तरह से कंप्लीट फूड कहा गया है, प्रोटीन भी है उसमें और लिक्विड है, तो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो सामान्य परिचर्या में ये शामिल कर सकते हैं। और जी चौथे पांचवें ऑनवर्ड्स वो हमेशा गर्भवतियों के लिए एक हल्का सुपाच्य लघु गर्भवती स्त्री को आयुर्वेद में एक तेल से भरा हुआ पात्र के समान एग्जाम्पल दे के बताया गया है। किसी भी चीज को अति में नहीं देंगे उसको, नपा जोखा मतलब एक बैलेंस्ड चीज देंगे और जो कि सौम्य हो, डाइजेस्ट करने में आसानी से डाइजेस्ट हो जा रहा हो और न्यूट्रिशन से भरपूर हो, ऐसी चीजें देने के लिए कहा गया है। वो थ्रू आउट बाकी प्रेगनेंसी यवागु बोलते हैं, खिचड़ी बोल सकते हैं उसको, पतली खिचड़ी, ये सारी चीजें वो ले सकती है। जो नॉनवेज लेते हैं उनको मांस रस लेने के लिए भी कहा गया है सूप के फॉर्म में। तो ये एक सामान्य आइडिया हम लगा सकते हैं कि इस समय में जो भी पौष्टिक चीजें हैं, तेल मिर्च मसाला अचार पापड़, ये सारी चीजें ना लेके जो इजीली डाइजेस्टेबल और न्यूट्रिशन से भरपूर हो, ऐसी चीजें वो ले। जी इसके अलावा योगा वगैरह भी सामान्य परिचर्या में, थोड़ी सी पेल्विक एक्सरसाइज वो करें। पहले ये था कि नीचे चूल्हा चौकी रहता था तो 50 बार वो उठना बैठना ये सारा करते थे और पहले नॉर्मल डिलीवरी के भी परसेंटेज बहुत ज्यादा थे। आज कंपेयर करें तो सिजेरियन सेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि उनकी कोई पेल्विक एक्सरसाइज नहीं है और मोस्टली फीमेल वर्किंग है, पूरा टाइम वो काम करती हैं। घर जाने के बाद वो इतना थक जाती हैं कि फिर सोफे पे आराम करके, और जिनके यहाँ खाना बनाने का भी है तो वो खड़े होके प्लेटफॉर्म पे बनाती हैं, ना तो कपड़ा धोना भी खत्म ही हो चुका है नीचे बैठ के। तो इस तरह से कोई पेल्विक एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, तो अलग से उनको फिर मूलबद्धासन, तितली आसन, ये सारा थोड़ा बहुत करना बहुत जरूरी है। जी मैम, थैंक यू मैम। मोनोपॉज, प्री मोनोपॉज पे के बारे में बताएं मैडम प्लीज। क्वेश्चन आया है चैट में। प्री मेनोपॉज के बारे में, जी प्री मेनोपॉज शुरू हो जाता है 40 ईयर, मतलब अराउंड मेनोपॉज जब होना है उससे 5-6 साल पहले से ही शुरू हो जाता है। ये कोई फिक्स समय नहीं है, किसमें कितना समय पहले शुरू होगा ये भी फिक्स नहीं है। किसी को इंस्टेंटली भी बंद हो जाता है, किसी को 5-6 साल में परेशानी रहती है। और प्री मेनोपॉज एक ऐसा समय होता है जिसको जब अपन को अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। 35 के आसपास अगर मेनोपॉज हो जाता है तो हम उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। 40 के बाद होता है तो फिर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। और इंडिया में 45 से 51 तक का रेंज लिया गया है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज के समय किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को 4-5 महीने ब्लीडिंग आएगा और फिर नहीं आता है, फिर अचानक विगोरस ब्लीडिंग होने लगती है। किसी को सफेद पानी की शिकायतें रहती है। तो ये एक ऐसा समय है जिस समय अपने को रेगुलर चेकअप की आवश्यकता है। हर 6 महीने साल भर में अपने को अपनी बॉडी की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। हर महिला को अपना एक पैप्समियर टेस्ट करा लेना चाहिए, चाहे सफेद पानी उसको जा रहा हो नहीं जा रहा हो। हर साल कराना चाहिए, 3 साल तक। जब वो नेगेटिव आए तो हर 3 साल में करा सकते हैं। और इस समय साइलेंटली एक दो बिनाइन फाइब्रॉइड भी यूट्रस में मोस्टली देखे जाते हैं जो कि ब्लीडिंग के कारण बनते हैं। तो इस समय ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है तो डॉक्टर की कंसल्टेशन अवश्य लें।
किसी किसी को जब प्री मेनोपॉजल स्टेट में अंडे कम होने लगते हैं, हार्मोन कम बनने लगते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लशेस, अचानक से गर्मी लगना, अचानक ठंड लगना, पल्पिटेशन, धड़कनें बढ़ जाना, ये सारी भी होती है। तो ये एस्ट्रोजन की कमी की वजह से होती है। तो आप अपने खाने में एस्ट्रोजन कंटेनिंग फूड जैसे शतावरी वगैरह हो गया, ये शामिल कर सकते हैं। और सीड्स का आजकल बहुत प्रचलन होने लगा है, जैसे चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, अलसी, ये सारी बीजों को भी आप अपने उसमें रख सकते हैं। तो एक नेचुरल वे में आपको ये हार्मोन बाहर से मिलता रहेगा और इन सारी सिम्टम्स से भी थोड़ा आराम मिलेगा। जी मैम, थैंक यू। मैम, जैसे मोनोपॉज के बाद आम धारणा है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सही है कि मोनोपॉज के बाद कुछ आंखों पर असर पड़ता है क्या, उसका इफेक्ट पड़ता है क्या बंद होने से? आंखों पे तो नहीं, वैसे ही 40 साल के बाद हमारी आंखों में सबको प्रॉब्लम हो जाती है। मेनोपॉज का एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मैडम। जी जी, थैंक यू मैम। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी क्वेश्चन रखना चाहते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि जो हमारे मतलब पहले पहले टाइम से ही जो एक नॉर्मल डिलीवरी और वो सब जो होता आ रहा था, जी सर। तो वो सब और जो जो भी प्रैक्टिस करते थे हमारे हाउस होल्ड, जो जो भी खान पान वगैरह था हाउस होल्ड, तो वो फिर ऐसे आउटरीच क्यों हो गया ओवर द टाइम, अगर वो सब बहुत मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव था और फीमेल हेल्थ के लिए अच्छा था? क्योंकि आई थिंक जो रसोई होती है उसकी मेन जिम्मेदारी तो फीमेल्स को ही होती है। अगर वो ही अपने चीज के लिए इतने कंसर्न नहीं हुई और उन्होंने उस चीज को मेंटेन नहीं रखा अपने घर में, तो इसका क्या रीजन हो सकता है मैम? मेल फीमेल वर्किंग हो गई ना सर, दे डोंट हैव टाइम। सो मैम, दे डोंट हैव टाइम, दे आर आल्सो लिविंग ए वेरी फास्ट लाइफ। पहले के जमाने में ये था, कूट के पीस के घी डाल के बढ़िया सा लड्डू बनाए खाए, और अभी तो इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। यस मैम। मतलब और दूसरा नाउ इट इज। हाँ मैम, और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आजकल नो डाउट जो सी सेक्शन है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया इन कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन मैम ऐसा नहीं है, इसके इंडिकेशन भी आते हैं, मतलब इसको करना ही पड़ता है अपन को सी सेक्शन, अदरवाइज वो फेटल हो जाएगा बेबी के बिल्कुल लिए भी और मदर के लिए भी। बिल्कुल। तो पर पहले के जमाने में भी हमारी दादी नानी बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी। मान लीजिए इसका एक कंडीशन लेते हैं कि बहुत शॉर्ट हाइटेड है, तो उसका सी सेक्शन होगा, क्योंकि उसकी हड्डियां इतनी बड़ी ही नहीं है जिसके अंदर से बच्चा निकल जाए। ठीक है ना सर? इसमें ठीक है। तो पहले भी मेरी नानी दादी भी छोटी हुआ करती थी, उन्होंने 8-8 9-9 बच्चे करवा दिए हैं। हाँ मैम। डिफरेंस ये है कि पहले के जमाने में मैटरनल मोर्टेलिटी, फिटल मोर्टेलिटी पे कोई असर नहीं था। पहले के जमाने में 10 बच्चे हो रहे हैं, 2-4 मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजकल सभी के गिनती के 1-1 2-2 बच्चे हैं, तो ना तो डॉक्टर रिस्क लेना चाह रहा है, ना मरीज रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो जहां इंडिकेटेड है सी सेक्शन, दैट इज ओके, दैट इज वेरी मच फाइन। बट बहुत सारा प्रोफेशनल भी हो गया है ना सर। मेरे यहाँ तो मैं नॉर्मल डिलीवरी हाँ अभी मैम, जस्ट, कारपेट से। अभी आज 2 डिलीवरी थी, हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और मुझे समझ में आ रहा है कि प्रोफेशनली इसको भी बहुत ऊपर पिकअप ले लिया है सी सेक्शन। हाँ मैम, जो कारपोरेट हॉस्पिटल है उसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा हाँ, और तब पेशेंट भी पपेट बन जाता इसको। है। उसको तो बोल दिया जाता है कि पानी पूरा निकल गया है, कैसे डिलीवरी होगी, खत्म हो गए। वो तो फिर बोलेगा कि नहीं नहीं, आप तो अभी काट दो, निकाल दीजिए बच्चा। यस मैम। तो जहाँ एक्चुअल इंडिकेशन है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सी सेक्शन। बट जहाँ पे प्रोफेशनली उसको जानबूझ के किया जाता है, हाँ, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी इट वांट योर टाइम, टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, वेट एंड वॉच, पेशेंस की आपकी परीक्षा हो जाती है पूरा, यू नो। यस मैम। तो ये सारा करने वाला भी चाहिए। और सी सेक्शन आपने इलेक्टिव प्लान कर लिया, आज आपके पास समय नहीं है, अभी सुबह समय है, सुबह काट के बाहर बच्चा निकाल दिया, आप दिन भर के लिए फ्री हो गए। आज हमको यहाँ बोलना था, हम जस्ट 15 मिनट पहले यहाँ पहुंचे हैं घर। यस मैम। नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो वेट एंड वॉच है वो। तो दोनों में ही है एडवांटेज डिसएडवांटेज। डेफिनेटली आई एग्री विथ यू, जहाँ पे इंडिकेशन है डॉक्टर मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। ऐसा नहीं है, हम भी जहाँ पे लग रहा है रिस्क है, एकदम पाँव सूज रहे हैं, बीपी हाई जा रहा है,
पेशेंट बहुत एल्डरली है, एज बहुत हो गया है, वी मस्ट सेंड द पेशेंट, जहाँ बच्चे की जान को या माँ की जान को खतरा है, डेफिनेटली वहाँ पे भेजेंगे। यस मैम। तो मैम जो एक आपने एक कंसेप्ट बताया था एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं उसको, एक्चुअली वो ब्लड वापस से ऊपर जाने वाला आप बता रहे थे कुछ, जी सर। मेंस्ट्रुअल ब्लड जब ऊपर जाने लगता है, तो उसका मैम आप क्या बोल रहे थे आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब ऐसा क्यों होता है मैम? आयुर्वेद के हिसाब से रजस्वला चर्या का पालन करना, मतलब महीने जब चल रहा है, जब ब्लीडिंग हो रही है, तब उनका नाचना, यस मैम। गाना, खेलना, कूदना ये सब बंद कराना है 3 से 5 दिन, जब तक उसको ब्लीडिंग हो रही है। ये मॉडर्न हाँ मैम बट वाले भी आजकल इसको तो, हाँ बट आजकल वो फेमिनिज्म वगैरह उस चक्कर में आजकल उल्टा करते हैं, इस टाइम बोले हम क्यों रेस्ट्रिक्टेड रहे हैं, हम क्यों नहीं, वो जो उल्टा उसमें कर रहे रहे हैं हैं। उसके रास्ते पे लाना है। कुछ लोग अवेयर हो जाएंगे, वो कुछ लोगों को करेंगे, यही मैं चाह रही हूँ। उस समय में बिल्कुल भी उसके सारे जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। हाँ मैम वो तो नो डाउट ऐसा होता ही आ रहा है अपने इंडियन कल्चर में, बट आजकल उसको अपने फ्रीडम के अगेंस्ट मान लिया फीमेल्स ने, मतलब वो सोचती हैं हम क्यों रिस्ट्रिक्ट रहे हैं, हम क्यों तो ये, मतलब हो वो। रही है, उसको नेगेटिव वे में ले रही हैं, हाँ मैम। तो परेशान हो रही हैं फीमेल्स। जिसको देखो डिस्मेनोरिया हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही है, परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, उसके बाद हार्मोन्स पिल खाते हैं, मोटे हो जाते हैं। हाँ मैम यस मैम। ओके, इसको थैंक यू कहीं सो ना मच। कहीं इम्प्लीमेंट करने का हाई टाइम आ गया है, ये सारा समझाने का, इवन स्कूलों में जा जाके इसको प्रोपेगेट करने का एकदम हाई टाइम आ गया है। ये जो मॉडर्नाइजेशन दिमाग पे सवार हो गया है, यही कारण है, मुख्य मुद्दा है। यस मैम। मैम इसके मेंटर भी काफी कम है बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट भी आफ्टर ऑल एलोपैथी इस हम सब को लोगों ने प्रमोट कर हम रही है। लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है सर, देखते हैं Yes, वो ma'am. कब हम लोगों को मिलता है उसका परमिशन या नहीं। अदरवाइज वी आर गोइंग टू डू ए पायलट स्टडी अपन दिस रजस्वला परिचर्या ओनली। Yes, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. Good night, ma'am. थैंक यू राहुल जी। मैं ये जानना चाह रहा था मैडम, ये जो इसमें 2-3 चीजें तो आपने बहुत अच्छे से बताई, ये जो रजस्वला परिचर्या आपने बताई, इसमें ये जो छुआछूत जैसी जो एक समस्या पैदा हुई थी कि रसोई में नहीं जाना, जी अलग कर सर, देना, ये सब जो चीजें थी, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि उसको कंप्लीट रेस्ट देना है नहीं, आयुर्वेद में। रेस्ट देना और अस्पष्टता सुनिए यथार्थ ना, धारणा, सुनिए, इन दो के बीच में जो प्रॉब्लम है उसने दिक्कत कर दी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ, उस समय ये था, उस जब बॉडी से ब्लड निकल रहा है, आयुर्वेद ये मानता है कि उस समय फीमेल डिटॉक्स हो रही है, और वो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उस सबको अट्रैक्ट करती है। उस समय अचार छूने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि अचार खराब हो जाएगा, क्योंकि इट विल टेक ऑल द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, वो सारी चीजों को, पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करती है। तो इस इस हमारे कल्चर में कैसे लाया जाए, सोसाइटी में कैसे लाया जाए, तब तो ये साइंस नहीं था कि वो एनर्जी उसकी बॉडी से भी निकल रही है और बाहर से भी जो एनर्जी आ रही है उसको वो रिसीव कर रही है। उसमें एक बताया गया है कि कुश जो आती है ना सर, कुश जो हम्म पूजा में यूज होता है, हम्म वो कुश की चटाई बना के वो नीचे लेटे, उस दौरान सोए, कि उसकी बॉडी से इतनी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, हम्म क्योंकि वो डिटॉक्स हो रही है उस समय। तो उस कुश वाले जो घास है उसमें अगर वो लेटेगी तो वो सारी एनर्जी को वो रिसीव करती है। नहीं, इसके और बाद में कोई एक्सपेरिमेंट होकर, अब जितने बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या इस पर कोई स्टडी हुई? क्या इस नहीं पर नहीं कोई प्रूफ हुआ कि केवल जनरल अजम्पशंस पर ये सब चल रहा है? नहीं नहीं, ये एवंसन की कुश पर स्टडी हो गई है। कुश क्या करता है, अपन अभी भी गूगल निकाल के देख सकते हैं कि वो नहीं, सारे कुछ क्या रेडिएशन करता, को, नहीं मतलब ये एनर्जी निकलती है, इस तरीके के कोई एक्सपेरिमेंट हुए? हम लोगों ने, यही तो कह रहे हैं सर, पायलट हम्म स्टडी के लिए हम लोग दिए हुए हैं अभी। हम्म। और हाँ, वो अप्रूव हो जाता है तो हम कुछ फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी तक आपका हिसाब से ना भारत में कहीं हुई नहीं है ऐसी स्टडी, नहीं? आ, कहीं कहीं पे सर इस दौरान फीमेल को 3 दिन का अवकाश के लिए उन लोगों ने बात उठाई थी,
नहीं, स्टडी की एनर्जी निकलती है और उसका देखिए रेस्ट करना समझ में आता है कि बीमार कमजोरी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उस बीच में आराम करना चाहिए, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन अस्पर्शता का जो एक धारणा पैदा हुई थी उस पर विचार करने की बात कर रहा हूँ मैं। सुरक्षा की दृष्टि से आप दूर रहें वो अलग बात है, मतलब, और अस्पर्श हो गए कि रसोई में नहीं जा सकती हो आप, मतलब आप रसोई ना बनाए ये तो ठीक है, द पॉजिटिव इंटरवेंशन, मगर यदि आप ये कहते हो कि नहीं आप छू ही नहीं सकते हो तो ये नेगेटिव हो गया ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव की जो स्थिति है उस पर विचार करने की जरूरत है। आयुर्वेद को उस संदर्भ में एक स्पष्ट धारणा के साथ सामने आने की जरूरत है कि ये क्या है। मतलब उदाहरण के लिए कि यदि आप अपने खाने के लिए थाली परस का ले आई तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये प्रॉब्लम जो पैदा हुआ, नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई मशीन है जो ये प्रूव कर दिया है ऐसा बोल के। नहीं कुछ भी और स्टडी करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यही मैं कह रही हूँ, हम लोगों ने सबमिट किया हुआ है, कुछ मिल जाए इस पे हम लोगों को तो आगे बढ़ेंगे। क्यों ऐसा लिखा गया है और समाज में इसको कैसे स्थापित की जाए। अगर हम कहेंगे फीमेल को तुम 3 दिन रेस्ट करो तो वो कभी रेस्ट नहीं करेगी। उस दौरान वो काम करना, उसको क्रोध करना, मतलब हंसना गाना, जोर से बोलने तक के लिए मना किया गया है। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करे जो बॉडी डिटॉक्स हो रहा है कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़े शरीर में बोल के। तो ये मान्यता इसलिए कल्चर में बसा दी होगी, हो सकता है कि उसको यूं कहा जाएगा तुम 3 दिन पड़ी रहो, लेटी रहो। और इसलिए नहीं सर कि ब्लीडिंग हो रही है बोल के, वो ब्लीडिंग ऊपर की ओर नहीं जाए, आगे चल के वो जो नीचे से निकलना चाहिए वो दूसरा पेल्विक कैविटी में घुस नहीं जाए, जिसकी वजह से आगे चल के दूसरी बीमारियां ना हो। नहीं ठीक है, ये हम बाकी चीजों से सहमत है आपके, में कोई दिक्कत नहीं उन सब चीजों से। इशू जी बस ये है कि जो अस्पष्टता जैसी चीज सामने लाई गई, यदि आप साइंटिफिकली बोलते हैं कि इस समय महिला को आराम की जरूरत है तो कोई मना थोड़ी करे। आराम देना और अस्पष्ट कह देने में थोड़ा सा अंतर है, बस इतना मैं कह रहा था, बाकी ठीक जी जी सर। है। नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैम, थैंक यू सर। मैम, डिलीवरी के बाद किसी किसी को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और वो मतलब 1 महीने तक भी होती रहती है, मतलब तो उसके बारे में बताऊं। जी जी जी। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने को हम पीपीएच कहते हैं। 1 महीने तक वाली एक दूसरा कंडीशन आ गया। डिलीवरी के तुरंत बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, हम उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, जिसमें कि डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं, जिसको तुरंत बंद करना एकदम जरूरी होता है। अदरवाइज 6-7 लीटर खून खाली होने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता और पेशेंट शॉक में चली जाती है। तब हमको एलोपैथिक की काफी सारी सहारा लेना पड़ता है उस ब्लीडिंग को चेक करने के लिए। उसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे यूट्रस तुरंत कड़क होना चाहिए, वो नहीं हुआ, यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा का कुछ हिस्सा रह जाना, यूट्रस में ट्रॉमा लगना, इन सारी कारणों की वजह से होता है। तो ये हो गया एक एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसको हम पीपीएच कहेंगे। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि 1 महीने तक ब्लीडिंग चलता रहता है बोल के, उसके पीछे भी कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला यही होगा कि प्लेसेंटा या क्लॉट्स कुछ रह गए होंगे, तो वो काफी दिनों तक ब्लीडिंग कराता रहेगा। तो उसको जाके जांच कराएं अगर फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है सच में। तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि कुछ दिनों तक ब्लीडिंग होके 6-7 दिन 8 दिन ब्लीडिंग होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी जैसा ब्लड मिला हुआ डिस्चार्ज होता है, जिसको हम लोकिया कहते हैं। दैट इज नॉट ब्लड। पेशेंट तो अपने हिसाब से ब्लीडिंग ही हो रही है बोलती है। जब फिर आप अच्छे से पूछोगे उससे तो वो बताएगी कि नहीं मैडम, पानी जैसा पीला पीला, कभी लाल लाल सा दिखता है, एक स्पेसिफिक स्मेल रहती है उसमें। उस तरह का डिस्चार्ज वो 1.25 महीने तक होना बताया गया है, जिसको कि हम लोकिया कहते हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन इसके अलावा अगर सच में 1 महीने तक पूरा फ्रेश ब्लड जा रहा है तो डेफिनेटली जाके चेक कराएं। कहीं स्टीच हुआ होगा, कहीं ट्रॉमा हो गया होगा, कहीं घाव हो गया होगा, प्लेसेंटा का छोटा सा टुकड़ा रह गया होगा, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो फिर जांच करने के बाद एब्सोल्यूट कॉज के अकॉर्डिंग उसका निराकरण हो सकता है। जी। और मैम ये भी तो मतलब सुना कहती थी हमारे बुजुर्ग लोग की ब्लीडिंग जितनी ज्यादा हो डिलीवरी के बाद उतना पेट जो रहता है वो
नहीं मैडम, हट जाता है, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, पेट ब्लीडिंग हो लेकिन यूट्रस इधर कड़क हो जाना चाहिए। जी। अभी भी जब हम पेशेंट को डिलीवरी हो गई और वार्ड में शिफ्ट करते हैं ना मैडम, तब मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे के रखती हूँ कि 1-2 घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखना, अगर ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो बताना। और पेशेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे के रखती हूँ कि फलानी जगह पे स्टाफ है, तुमको ज्यादा ब्लीडिंग हो तो बताना। लेकिन पेशेंट के अटेंडर यही बोलते हैं, मैडम अच्छा है ना, इतनी तो ब्लीडिंग होगी, साफ हो जाएगा पेट बोल के। बट जी। द टर्मिनोलॉजी हैज बीन डिसाइडेड कि 500 ml से ज्यादा ब्लड नहीं जाना चाहिए, डिलीवरी के तुरंत बाद की बात कर रही हूँ मैं। और 1000 ml इन सीजरियन सेक्शन, इससे ज्यादा होता है तो फिर हम उसको पीपीएच कंडीशन कहते हैं, एंड शी नीड ए ट्रीटमेंट फॉर दैट कंडीशन। जी मैम। मैडम जैसे बच्चा हो जाता है उसके बाद फीडिंग कब तक कराना चाहिए बच्चे को, और उसकी कुछ उसके बारे में बताइए। 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि और कुछ भी नहीं, केवल माँ का दूध ही उसको पिलाना है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर का मिला के पिला सकते हैं, और इस तरह से फिर ऊपर का चालू करके 2 साल तक अपन ले जा सकते हैं उसको। जी मैम, अनीता जैन मैडम, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैम। उषा भाभी और नमस्ते मैम। डॉक्टर साहिबा को मेरा सादर नमस्कार। मैं शिवप्रीत से अनीता जैन। मैडम मेरा इस जो आपका सब्जेक्ट था आज जी। का, उससे नहीं एक अलग सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है, और जी जिसके बारे में कई बार कुछ चीजें प्रकाशित होती रहती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद इस बात को लेकर कुछ साइंटिफिक तरीके से मुखर है क्या, कि बालक का जन्म या बालिका का जन्म मीन्स उसके लिए जैसे कई बार बहुत सारी चीजें पे दावे किए जाते हैं कि ऐसा करें तो लड़की होगी और ऐसा करें तो लड़का होगा। तो क्या कोई साइंटिफिक इस तरह की कोई स्टडी है, या साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद कुछ कहता है क्या इसके बारे में? जी मैडम, जी आयुर्वेद में कर्म है उसको पुंसवन कर्म कहते हैं। षोडश कर्म है जिसमें गर्भ संस्कार भी आ गया था आपका, उसमें से कर्म है पुंसवन कर्म। तो पहले के जमाने में ये प्रैक्टिस में था कि पुत्र संतान प्राप्ति के लिए ये कर्म किया जाता था। उसमें कुछ कुछ विधाएं बताई गई है, वटांकुर और ये वो, लक्ष्मणा लेंगे, कब पिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में वर्णन था। और जहां तक मैं समझती हूँ, पहले क्योंकि राजाओं का शासन चलता था और राजा अपना उत्तराधिकारी भी अपने बेटे को बनाता था, तो पहले के जमाने में लड़का होना उनके लिए अति आवश्यक था ताकि परंपरा को आगे वो निर्वहन करे। और अभी तो गर्भ संस्कार का ट्रेंड चलने लगा है, तब भी ये गर्भ संस्कार वाला ट्रेंड केवल राजाओं के लिए निर्देशित था, क्योंकि आगे जाके वो परंपरा संभालेगा तो राजाओं के यहाँ श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति होना अनिवार्य था, बाकी लोग तो प्रजाएं थे। लेकिन कालक्रम में जब हमारे समानता आई, महिला पुरुष में समानता करने लगे और फीमेल रेशियो बढ़ने लगा मेल के उससे, तो जब फिर हमारे राष्ट्र का जैसा भी निर्देश रहा, इसको लोगों ने फिर बंद कर दिया, और अब हम उसको प्रमोट कर रहे हैं उत्तम संतान प्राप्ति के लिए। और इस पे पुराने जमाने में कुछ रिसर्चेस हुए हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये अब लीगली अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है इस विषय को, तो इस पे ना तो कोई रिसर्च हो रहा है, लड़का होने के लिए ये दवाई खिलाओ या लड़की होने के लिए ये दवाई खिलाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। पर आयुर्वेद में इसका बिल्कुल वर्णन है। थैंक यू। अपूर्वा जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। इवनिंग मैम, थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। मैम आज के लिए मेरा ये प्रश्न है, मेरी मदर को काफी टाइम से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उनकी एज अभी 58 इयर्स है, और उन्होंने काफी ट्रीटमेंट इस चीज के लिया, बट अभी तक उनको प्रॉपरली इस चीज से आराम नहीं है, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूंगी वो पैप स्मीयर कराए।
पेप्समियर हो गई क्या उनकी? जी मैम। पेप्समियर की टेस्ट, सफेद पानी की जांच? हाँ मैम, टेस्ट तो उनने कराया था लगभग 1-2 साल पहले। हाँ, तो वो हर साल कराएंगे मैडम। 1-2 साल बहुत दिन हो जाता है, बिकॉज शी इज 58, अभी 58 साल में सफेद पानी जाना ये बिल्कुल भी अच्छा सिम्टम्स नहीं है। जी। ठीक है, ये बैड सिम्टम्स में आता है। एक पेप्समियर कराएं, अगर बहुत दिन हो गया है तो रिपीट करवा दें। एक टीवीएस कराएं, सोनोग्राफी, नीचे से सोनोग्राफी कराएं, कोल्पोस्कोपी भी कर सकते हैं। और उसको कहीं जाके वो चेकअप करवाएं, मतलब सर्विक्स देखना भी पड़ेगा। जी। और इन जांचों के बाद फिर आप ट्रीटमेंट तो कोई भी दे देगा, और चाहे एलोपैथी, होम्योपैथ, आयुर्वेद वाले, पर उनका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। और डायग्नोसिस में ये जो 3-4 चीजें जांचें बताई आपको, पेप्समियर, टीवीएस, कोल्पोस्कोपी, इनमें से कोई एक तो जरूर करा दें आप जाके, उसके बाद ट्रीटमेंट लें मैडम। जी, थैंक यू। मेनोपॉज हो गया है उनका? मेनोपॉज हो गया उनका? जी मैम। अच्छा, ये इतना करवाइए मैडम। आप भोपाल में रहती हैं तो आप मेरे पास भी आ सकती हैं। जी मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। अपूर्वा जी, मैम चैट में एक क्वेश्चन है कि ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का कोई इलाज है क्या आयुर्वेद में? जी जी मैडम, अभी टीकमगढ़ की एक पेशेंट थी, उत्तर बस्ती बोल के, एक इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर होता है, बच्चेदानी के अंदर हम लोग दवाई डालते हैं, मतलब वो लोकली जाके वर्क करता है। तो उसका बोथ ट्यूब ब्लॉक, दोनों ही ट्यूब, और 2 महीने डाला। उसके बाद वो कोर्स उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो खुद ही जाके दोबारा से एचएसजी करा के आई, उसका एक ट्यूब खुल चुका है। तो आयुर्वेद में ये हम कराते हैं उत्तर बस्ती, जिसमें मेडिसिन दे के ट्यूब ब्लॉकेज भी खुल रहा है काफी सारे पेशेंट्स के। जी मैम, थैंक यू। शायद जैसा कि आपने बताया, जी वैदेही जी के क्वेश्चन को लेते हैं। शायद हमारे 1 मिनट वैदेही जी, शायद जो आराम करने का आपने जैसा बोला है कि इसमें आराम करना चाहिए, शायद इसीलिए शायद उसके साथ ये मान्यताएं, धारणाएं जोड़ दी होंगी कि हमें 4 दिन खाना नहीं बनाना या छूना नहीं है, क्योंकि पहले महिलाएं और आज भी महिलाएं सारा काम करती हैं, घर का, घर संभालती, परंतु वो 4 दिन रेस्ट करें या 3 दिन रेस्ट करें, इसी कारण शायद ये मान्यता या धारणा जोड़ दी है ताकि उनको आराम मिले। मुझे अब ऐसा समझ में आ रहा है। पर मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस दौरान जो भाव होते हैं उसमें एक बहुत अग्रेसिव टाइप के भाव क्यों रहते हैं? चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा। और उस समय जस्ट पहले ये भाव थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोल के हार्मोन होते हैं, वो दोनों का विथड्रॉ हो जाता है, वो आना बंद हो जाता है। तो हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे बॉडी के काफी सारे टिश्यूज इसके रिसेप्टर्स को वहन करते हैं। जैसे मेनोपॉज में भी ये हार्मोन बंद हो जाते हैं, तो मेनोपॉज की भी बहुत सारी औरतों को आप देखेंगे वो थोड़ा लो फील करती हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ाहट होती है, कभी आंसू आ जाएंगे अपने आप छोटी सी बात पे। तो ये वही फेज है जहाँ हार्मोन का लेवल नीचे आए तो हमको इस तरह की फीलिंग होने लगती है इमोशनली भी। जी मैम, बहुत सुंदर। जी वैदेही जी, आपका स्वागत करते हैं। उषा जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं मैडम से कहाँ मुलाकात हो सकती है और कब उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? 2-3 लोग पूछ रहे हैं। जी जी सर, सर के द्वारा जी नंबर शायद। जी सर। मेरा नंबर भी आप दे दीजिए, आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ तो। और जी जी पंडित शिवलाल शर्मा, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, वहां मैं रहूंगी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, 4 दिन, 9 से 2 बजे तक। थैंक यू मैम। जी वैदेही जी। जी नमस्कार मैम। और आज का जो चर्चा थी मैम वो बहुत अच्छी थी, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट थे वो क्लियर भी हुए मैम। लेकिन पर्सनल क्वेरी थी। कभी मैम ऐसा होता है कि जो हमारा पीरियड रहता है वो पीरियड टाइम वैसे तो रेगुलर रहता है,
पर ना उसमें क्या होता है, जैसे कभी-कभी 1 डे हुए, फिर पता पड़े 15 डेज़ हुए ही नहीं, और फिर उसके बाद फिर 1 डे 2 डे ऐसे होता है। तो उसकी जो चीज़ें हैं वो मेरी एक फ्रेंड को भी ये प्रॉब्लम है, तो उस समय बहुत माने वो डिस्टर्ब रहती है, और उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, पर उससे उसको कुछ लाभ नहीं हो पा रहा है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? हाँ, इसका जवाब यही रहेगा मैडम, पेशेंट देखने के बाद और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। उनकी एज कितनी है, मोटी है, पतली है, थायराइड प्रोफाइल क्या है, सोनोग्राफी क्या कह रही है। तो ये सब केवल पेशेंट देख के बात करें तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे, तो पहले इवेलुएट करेंगे, बाकी यहाँ तो अंधेरे में पत्थर मारने जैसी वाली बात हो जाएगी। मैम इसमें माने ये कह सकते हैं जैसे वो फैटी है, तो हाँ, हो बिल्कुल सकता वही है। कारण हो सकता है। थायराइड जी, प्रोफाइल उनका क्या है, थायराइड करवाया कभी जांच उन्होंने? तो वो थायराइड तो मैम उसका नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल भी उसका नॉर्मल है, पर ये सारी कंडीशंस के साथ है। हाँ, वेट थोड़ा ज्यादा है, तो एज क्या है उनकी? हाँ, एज उनकी 36 के करीब है, 36-37। हाँ, उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, कॉपर्टी लगी है या गोली खाती है या इंजेक्शन कभी लिया नहीं है? मैम, वो नहीं मैम, अभी माने कह सकते हैं उनको अभी सेकंड बेबी के बाद 10 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब उनको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम्म, तो लेके आ जाइए जी, मैडम। एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो सकता है तो भी ब्लीडिंग होगी, बहुत जी, थिन हो सकता है तो भी ब्रेक थ्रू हो रहा होगा। तो सारी जी, जी, जांचों की रिपोर्ट देखने के बाद पेशेंट को देखती फिर मैं बता सकती हूँ। कभी कभी छोटा मोटा पॉलिप भी हो तो कभी जी, इंटरकोर्स करने के बाद थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, या पॉटी में जोर लगाने के बाद भी थोड़ा ब्लीडिंग हो जाता होगा। तो जी, जी, इरेगुलर टाइप के ब्लीडिंग क्यों है, ये सब इवैल्यूएशन के बाद बहुत अच्छा सा डायग्नोसिस बन पाएगा। जी। थैंक यू मैम। जी, जी ज्योत्सना जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये आपने अभी पीसीओडी के बारे में बात की थी ना, मैं थोड़ा उसके बारे जी। में जानकारी लेना चाहूंगी। उसके क्या इलाज हो सकते हैं इसमें आयुर्वेद में, ये जानना चाह रही थी मैं। आयुर्वेद में हम पहले पेशेंट की एज देखते हैं, और पीसीओएस भी जी, 2 प्रकार के हो रहे हैं मैडम, लीन और ओबेस, मतलब दुबले पतले या तो पेशेंट रहेगा या तो बहुत मोटे। मैक्सिमम पेशेंट जी, मोटे ही होते हैं। तो जी, उनका पहले पंचकर्म करा रही हूँ, पंचकर्म से बॉडी डिटॉक्स कराते हैं, पूरा प्यूरिफिकेशन। उसके बाद मैं उनको वस्ती भी लगा रही हूँ और कुछ खाने वाली मेडिसिन दे रही हूँ अलोंग विथ फूड एंड योगा। जी। और एक बात और जाननी थी, पीसीओडी की वजह से भी क्या मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम आती है हाँ, या? ऑब्वियस मैडम, पीसीओडी के लिए, पीसीओडी का अर्थ है अंडे फुट के बाहर नहीं आना। हर महीने हर फीमेल के 2 ओवरीज होते हैं, एक ओवरी में से एक अंडा फुट के बाहर आता है, और फिर जी, शादी हो तो वो अंडा उस समय संबंध बनाए तो वो फिर फर्टिलाइज होता है, बेबी कंसीव होता है। जी, पीसीओडी जी, वालों में वो अंडा फुट के बाहर नहीं आता, नहीं वो आता। ओके, उसके अंदर पानी भर जाता है। एक अंडा ऐसे हुआ, अगले महीने फिर ऐसा हुआ, अगले महीने फिर ऐसा हुआ, और वो धीरे 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 करके माला जैसे, मोती की माला की तरह अंडेदानी में वो रह जाते हैं। तो उसको पीसीओडी बोलते हैं। तो जब अंडा फूट के बाहर नहीं आता तो दूसरा हार्मोन नहीं निकल पाता जिसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। जी, तो महीने मतलब साल में एक आध बार 2 बार ओवुलेशन नहीं हो रहा है, यानी अंडा फुट के बाहर नहीं आ रहा है, तो वो कॉमन है। जब ये लगातार होने लगता है तो वो पीसीओडी का फॉर्म ले लेता है। तो जब अंडा बाहर नहीं निकलेगा तो बेबी कंसीव होने में दिक्कत तो आएगी। जी, भाई जी, स्पर्म और ओवम, अंडा और शुक्राणु 2 चीजें हैं जिससे कंसीव होगा। तो जी, यहाँ अंडा नहीं है। और कई बार ऐसे जी, पीसीओडी पेशेंट सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लेने से ठीक हो जाते हैं, अपने आप कोई इनफर्टिलिटी नहीं रहती, अपने आप कंसीव हो जाता है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योत्सना जी। मैम जो प्री मैच्योर बेबी होता है वो किन कारणों से मतलब ऐसा हो जाता है? क्या मैडम, और एक बार रिपीट करें? प्री मैच्योर बेबी जो। प्रीमेच्योर बेबी क्यों होता है बोल रहे हैं? जी 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 मैम। बहुत सारे कारण हैं। बहुत अर्ली एज में
अगर वो बच्चा पैदा कर रही है, मान लीजिए 17-18 साल की ही है, बहुत एल्डरली हुआ तो प्रीमेच्योर बेबी हो जाएगा। हाई बीपी है तो प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो हो जाएगा। तो जी। इस तरह से कई सारे कारण हैं जो प्रीमेच्योर बेबी होने में कंट्रीब्यूट करते हैं।